मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है GRSE एक्सिलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गेन्स 2024। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्यों हो सकती है, आगे देखते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम करेंगे जुलाई नेशनल पार्ट सेकंड, और ये कंप्लीट मंथ का हम कवर कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट से लेकर फोर्थ वीक तक का कंप्लीट होगा। ओके, और इसका जो मंथली पीडीएफ है वो हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो तब तक आप लेक्चर्स के साथ न्यूज़ को याद करो, इसको समझो, रिवीजन करो, और किसी भी लेक्चर के नोट्स आपको नहीं बनाने। ओके, नोट्स को अवॉइड करना है। तो करना क्या है, अब क्वेश्चन ये भी आता है। तो सिंपल आपको दो काम करने हैं। ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @right_approach_banking, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं बाकी बच्चों के साथ। और यहाँ पर अप्रोक्स 3600 के आसपास बच्चे हैं। और ये हमारा चैनल है @right_approach_YouTube। यहाँ पर ये चैनल में आपको सारी अपडेट्स और नोट्स पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी, तो जाके आप देख लेना। इसमें अराउंड 4200 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। तो ये दोनों ज्वाइन करने के बाद आपको नोट्स पीडीएफ का रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट, जुलाई प्लस अगस्त ये दोनों हम मंथली फिनिश करेंगे, वीकली फिनिश नहीं करेंगे। तो ये दोनों आपको लेक्चर के साथ करते जाना है। हर एक लेक्चर के साथ बस नोट्स पीडीएफ को रिवाइज करते रहो, याद करते रहो, सो दैट आपका कवर भी हो जाए और बर्डन ना आए। हम ऑलरेडी अप्रैल फिनिश कर चुके हैं, मई फिनिश कर चुके हैं, और जून फिनिश कर चुके हैं। अब ये जो जुलाई एंड अगस्त है, ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लरिकल मेंस के लिए। तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक की न्यूज़ अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% आने वाली है। तो इसको डेडिकेटेडली करना है आप सभी को अच्छे से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर शुरू करते हैं हमारे। और आज का देखते हैं पहले न्यूज़ क्या है। सो यहाँ पर इंडिया और ताइवान का एक पैक्ट साइन हुआ है, यानी कि इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है, एग्रीमेंट किया है, जो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट करेगा, उसके जो प्रोड्यूस होंगे उसको ट्रेड करेगा आपस में। ओके, अब इसकी फुल न्यूज़ देख लेते हैं। तो ताइवान प्लस इंडिया का पहला ऐसा एग्रीमेंट है, फर्स्ट ऐसा एग्रीमेंट है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और जो कि शुरू हो गया जुलाई 2024 से। अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, NPOP, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। सो NPOP यानी कि एनपोप, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के जो सर्टिफाइड इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे ऑर्गेनिक वाले, वो ताइवान में सोल्ड किए जाएंगे, जिस पर लिखा होगा इंडियन ऑर्गेनिक, और उसका लोगो भी होगा, राइट। और ये जो दूसरा है एपेडा, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये इस पूरे प्रोसेस की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो दिया गया है वो एपेडा को दिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का है। तो दोनों अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। एनपोप नाम से सर्टिफाइड इंडियन प्रोडक्ट्स जो होंगे ऑर्गेनिक, वो सोल्ड किए जाएंगे। और ये जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, पूरा प्रोसेस को, एपेडा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। आल्सो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, सिटी नाम का जो है इंडिया का, और साथ में ताइवान का जो है TTF नाम से, यानी कि ताइवान टेक्सटाइल फेडरेशन, इन्होंने भी कोलैबोरेशन किया है इसी बीच में, जिसमें ये टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री पे काम करेंगे। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इसके लिए कोलैबोरेशन किया है, और दूसरा साथ में टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए कोलैबोरेशन किया है। तो क्या आंसर होगा इसका, ताइवान, TAIWAN, ये भूलिएगा मत। अब यहाँ पर जो ताइवान
के प्रेसिडेंट है वो हमारे लाल चिंगते जी है। लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी होगी आपने। तो ताइवान में लाल सिंह चड्ढा जो मूवी थी उसकी शूटिंग हुई थी। तो लाल सिंह चड्ढा से इनका नाम चेंज होके लाल चिंगते बन गया था। अब कैपिटल जो है ताइवान का वो है ताइपी। ठीक है। आपके घर में ताऊजी होते होंगे, ताईजी होती होगी, जो आपके पापा के बड़े भाई या उनकी जो वाइफ है, तो उनको हम बोलते हैं ना ताऊजी। ताऊ बोलते हैं, फिर ताई बोलते हैं। और पी से मतलब टी कह सकते हो आप कि भाई टी पीना है, सो ताई पी। सो करेंसी है ताइवान डॉलर। तो ये बस आपको याद होना चाहिए, आपको याद करने के लिए बताया गया है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। इतना खत्म हो गया इस न्यूज़ के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है GRSE एक्सिलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गेन्स 2024। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्यों हो सकती है आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस GRSE क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो इन दोनों ने एक लॉन्च किया है जिसका नाम है गेन्स 2024। गेन्स से क्या है? जी से है GRSE, ए से है एक्सेलरेटेड, आई से इनोवेशन, एन से नर्चरिंग, एस से स्कीम। सो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। अब ये क्या है इस स्कीम में? तो ये सेकेंडवा एडिशन है। सबसे पहली बात तो याद रखना, सेकेंड एडिशन है ये। टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब जो भी यहाँ पर एक कह सकते हैं हम मेजर इश्यूज रहते हैं शिपयार्ड के लिए, इसको कैसे टैकल किया जाए, क्या क्या इनोवेशन किए जाए और कैसे इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जाए, इसके लिए ये गेम्स 2024 लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ लॉन्च हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये लॉन्च हुआ है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। याद रखना, ठीक है। सो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो हमारे हैं डिफेंस वाले, संजय सेठ जी, इन्होंने ये लॉन्च किया है। हमारे जो मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के, वो कौन है? राजनाथ सिंह जी है। ये आपको मालूम ही होगा। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के, वो कौन है? संजय सेठ जी है। ठीक है, तो उनको भी याद रखना कि इन्होंने ये लॉन्च किया है, ये इनकी इमेज है। सो गेम्स 2024 की जो थीम है वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शिप बिल्डिंग, AI इन शिप बिल्डिंग, एफिशिएंटली इन शिपयार्ड ऑपरेशंस एंड रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी। यानी कि इन सभी सेगमेंट्स पे ये काम करना चाहते हैं और इन सब की हेल्प से जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होगी शिपयार्ड की, उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि आगे जाके विनर कैटेगरी में जाएंगे, उनको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा इंडिविजुअल। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, काफी न्यूज में रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है इसका। प्लस GBP UAT, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है पंतनगर यूनिवर्सिटी। तो अगर एग्जाम में ये भी ऑप्शन आए तो गलत मत कर देना, ये ठीक है। ओके। सो BIS प्लस गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, यानी कि पंतनगर यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपनी तरह का पहला एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें ये क्या करेंगे? डेवलप करेंगे डेवलपमेंट ऑफ SADF। ये क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म इन इंडिया टू इनहेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन्होंने डेवलप किया है स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। एक फार्म इन्होंने डेवलप किया है जो क्या करेगा? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेगा, इनहेंस करेगा, और इससे जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एग्रीकल्चर आपकी कंट्री में सही रहेगा तो उसका जो डायरेक्ट फायदा है वो फार्मर्स को मिलेगा। ओके, उनके लिए काफी आसानी रहेगी उनको समझने में और उनको प्रोटेक्ट करने में। सो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी है, ये पहली ऐसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड में। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो क्या है? उत्तराखंड। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के DG कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है। सो PK मूवी देखी ना आपने? PK,
सो पी के तिवारी ऐसे याद कर लो, प्रमोद कुमार तिवारी, पी के तिवारी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने एक्सटेंड कर दिया है ईएमपीएस स्कीम। अब ये ईएमपीएस स्कीम क्या है? ये एक्चुअली न्यूज में रही थी अभी, हमने जब अप्रैल की न्यूज की थी उस टाइम हमने इसको कवर किया था। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और एग्जाम में आ सकती है। तो ये 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। कब तक के लिए? 30 सितंबर 2024 के लिए, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा आरआरबी पीओ का 29 सितंबर का, प्लस आरआरबी क्लरिकल का 6 अक्टूबर का, मेंस दोनों। तो ऐसे में आप सभी के लिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या है देख लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन्होंने एक्सटेंड किया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ओके, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईएमपीएस। भूलना मत, ई से इलेक्ट्रिक, एम से मोबिलिटी यानी कि व्हीकल्स, पी से प्रमोशन यानी कि उसको ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, और ऐसे स्कीम। तो 2 महीने के लिए, हो सकता है कितने महीने के लिए एक्सटेंड की है, तो 2 महीने के लिए टिल 30 सितंबर 2024। ये डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करेगा? ये जो ग्रोथ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, उसको प्रमोट करेगा। सिंपली है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेगा, दैट्स इट। जो बजट अलोकेट किया गया है अनदर 2 मंथ्स के लिए, जो अभी हमने पढ़ा, वो कितना है? 778 करोड़ रुपए। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 780 करोड़ रुपए भी याद कर सकते हो। 780 करोड़ रुपए। एग्जाम में ऑप्शन काफी ज्यादा गैप में आएंगे, टेंशन मत लो। तो 778 या 780 कुछ भी याद कर सकते हो। और जो पहले इसमें अमाउंट सैंक्शन किया गया था 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, वो कितना था? 500 करोड़ रुपए। सो टोटल मिला के अगर यहाँ पर अमाउंट देखें हम, तो पहुंच चुका है हमारा 1280 करोड़। ये भी ध्यान रखना। ओके, यानी कि ये हमारा फेज 1 था, ये हमारा फेज 2 है। तो दोनों में डे इनका जो मंथ है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फेज 1 था वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई था, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए था। 4 महीने के लिए 500 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे, और एक्स्ट्रा 2 महीने के लिए 778 करोड़ रुपए और अलोकेट किए गए हैं। ओके, तो ये था इसका पूरा। अब देख लेते हैं इसका अगला स्लाइड। सो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने जो एएमपीएस स्कीम थी, वो बेसिकली 13 मार्च, अभी रिसेंटली जो इस साल का था, 13 मार्च 2024 तब लॉन्च किया था। इसमें क्या क्या होगा ये एग्जाम में आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। तो पहला तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स होते हैं, स्कूटर्स वगैरह, बाइक वगैरह, वो। फिर इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स जैसे ऑटो वगैरह होते हैं, ऐसे। ओके, उसके बाद L5 कैटेगरी व्हीकल्स, ये अलग होते हैं, लाइट उसमें आते हैं। ई रिक्शाज और ई कार्ड्स। तो याद रखना ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स, L5 कैटेगरी व्हीकल्स, ई रिक्शाज एंड ई कार्ड्स। ई रिक्शाज देखोगे ना आपकल आजकल काफी चलते हैं ई रिक्शाज, और ई कार्ड्स भी काफी चल रहे हैं आजकल। सो एएमपीएस स्कीम जो है उसका टारगेट है कि उसको टोटल 5,60,000, कितना याद रखना, 5.60 लाख इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है, कुछ भी कह सकते हो। इतना सपोर्ट करना है, यानी कि इतने व्हीकल्स उनको मार्केट में रिलीज करने हैं, ये इनका टारगेट है। अब आते हैं अगली न्यूज में। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, इन्होंने सेलिब्रेट किया है 9th एनिवर्सरी ऑफ अमृत प्लस स्मार्ट सिटीज मिशन प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में मुझे लग रहा है मैक्सिमम चांस आने के इस वाले क्वेश्चन के, स्पेशली आरआरबी पीओ मेंस में। सो रेडी रहना इसके लिए। समझते अच्छे से क्या है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के यूनियन मिनिस्टर कौन है? कमेंट में बताओ मुझे। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। नहीं पता तो गूगल पर सर्च करो, थोड़ा मेहनत करो और लिखो कमेंट में कि कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ओके, अब यहां पर देखते हैं जो हम न्यूज रीड कर रहे थे। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने सेलिब्रेट किया है 9th एनिवर्सरी। कौन सी एनिवर्सरी? 9th, यानी कि 2015 में लॉन्च किए गए थे तीनों के तीनों। कौन तीनों? एक प्रधानमंत्री आवास योजना,
दूसरा अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फुल फॉर्म इसकी याद होनी चाहिए आपको, अमृत की। और साथ में स्मार्ट सिटीज मिशन, इन तीनों का 9th एनिवर्सरी है। ये तीनों ही 2015 में लॉन्च की गई थी। अब यहाँ पर ये जो स्कीम्स है, ये लॉन्च की गई थी ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की उसको इम्प्रोवाइज किया जा सके। और ये 25 जून 2015 को लॉन्च किए गए थे। डेट भी याद रखना भूलना मत। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यू से किया है, अर्बन है, कंफ्यूज मत होना। प्रधानमंत्री आवास योजना में दो सेगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रामीण, जो कि जी नाम से होता है। किस नाम से होता है? जी नाम से। और एक होता है अर्बन, जो कि यू नाम से होता है। तो दो सेगमेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं अर्बन की, ग्रामीण की बात नहीं कर रहे। सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये क्या करता है? ये पक्का हाउस प्रोवाइड करता है। बेसिकली ईंटों से बना हुआ अच्छा घर, जहां पर लोग रह सके, उनको बेसिक एम्यूनिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, वॉशरूम वगैरह प्लस किचन वगैरह। और ये जो शुरू किया गया था पीएम आवास योजना, इसका विजन था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, यानी कि जितने लोगों के पास घर नहीं है, बेघर है, उन सभी तक घर पहुंचाए जाए। और 2022 इसका टारगेट था। लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। कितना? 31 दिसंबर 2024। इसको भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है डेट भी और कौन सा स्कीम वो भी। और स्कीम क्या करती है? पक्का हाउस, ये भी याद रखना। अब इसी की बात कर रहे हैं हम। सो पीएम आवास योजना अर्बन जो है, वो उसके लिए 2 लाख करोड़ का सेंट्रल यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक कमिटमेंट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 2 लाख करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेगी। एंड CLSS यानी कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, कौन सी? CLSS, इसमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी अप्रूव की गई है अभी तक के लिए इसी स्कीम में, पीएम आवास योजना में, वो कितनी है? 58.8 करोड़ रुपए है, जो कि 25 लाख लोगों ने अवेल किया है। बेनिफिशियरी क्या होता है? एंटिटी, इंडिविजुअल, यानी कि इतने लोगों ने इसको अभी तक इसका फायदा उठाया है। कितना? 25 लाख लोगों ने 58 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 59 करोड़ का फायदा उठा लिया है सब्सिडी का इस स्कीम के तहत। और ये सब्सिडी इनको कैसे मिली है? CLSS से मिली है। ये क्या है? सो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, इसको भी याद रखना, पूछ सकता है कि कौन सी स्कीम के तहत पीएम आवास योजना में सब्सिडी दी जाती है। सो CLSS, भूलिएगा मत। ये जो पीएम आवास योजना है, ये बेसिकली इंदिरा आवास योजना थी और इसको चेंज करके, मॉडिफाई करके 2016 में चेंज कर दिया गया और इसको बना दिया गया था पीएम आवास योजना। और ये जो इंदिरा आवास योजना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 1985 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि पीएम आवास योजना, जो कि पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी, कब लॉन्च की गई थी? तो 1985 में लॉन्च की गई थी। और इसका रिवैम्प कब किया था, यानी कि कब इसका नामकरण किया था अलग से? वो 2016 में किया था, अगस्त 2022 में। यहाँ पर देख लेते हैं। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आवास योजना अर्बन अप टू 31 दिसंबर 2024। और ये फोर्थ फेज है। कौन सा फेज है? फोर्थ फेज है। फोर्थ फेज के लिए 31 दिसंबर 2024 तक के लिए इसको अप्रूवल दे दी है कि कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? पीएम आवास योजना अर्बन। सो पीएम आवास योजना अर्बन जो है वो कौन इंप्लीमेंट करता है? क्वेश्चन ये भी आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये इनको इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि अमृत स्कीम जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको भी इम्प्लीमेंट करता है। और स्मार्ट सिटीज मिशन, उसको भी इम्प्लीमेंट यही करता है। तो इसमें आपको मैंने बता दिया कि पक्का हाउस प्रोवाइड करता है और ये जो भी हमारा अर्बन एरिया होता है उन सबको कवर करता है, उन सब तक लाभ पहुंचाता है। अब आते हैं इसकी अगली स्लाइड पे। सो पीएम आवास योजना अर्बन जो है वो 4 वर्टिकल्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि 4 एरियाज, या फिर कह सकते हैं कि 4 तरह के अलग अलग सेगमेंट है, वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिसमें कौन कौन से हैं? बेनिफिशियरी लेड
कंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं बीएलसी, एक है अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, एएचपी, और तीसरा है इन सेतु स्लम रीडेवलपमेंट, आईएसएसआर, और चौथा आपको मैंने बताया था सीएलएसएस। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि कितने वर्टिकल्स है पीएम आवास योजना अर्बन में, किसमें, अर्बन में, तो ये चार बता के आना, आईएसएसआर, सीएलएसएस, एएचपी एंड बीएलसी, इन सभी की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको। ओके, सो अब हम आते हैं अपनी अगली स्कीम पे, जो कि है अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, ये जो भी हाउस होल्ड है, इन सभी को टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, उनका एक्सेस दिया जाएगा, साथ में सीवर कनेक्शन का भी एक्सेस दिया जाएगा। अब अमृत 2.0 ये लॉन्च की गई थी अक्टूबर 2021 में, 5 सालों के लिए, जो कि वैलिड रहेगी 2026 तक। अब अगर कोई भी स्कीम 2026 तक वैलिड है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पूछ सकता है कि अमृत 2.0 स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो बता देना, अक्टूबर 2021 में लॉन्च की गई थी। अब ये जो बजट अलोकेट किया गया था इसके लिए, अमृत 2.0 के लिए, वो कितना था, 2.99 लाख करोड़। कितना बजट था, 2.99 लाख करोड़ रुपए अमाउंट अलोकेट किया गया था। और जो फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर 2024 के लिए जो बजट अलोकेट किया गया था, कितना था वो, 8,000 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आउट ऑफ टोटल 2.99 लाख करोड़, जो ये अमाउंट हमने अभी डिस्कस किया था बजट के लिए, जो कि 5 सालों के लिए था, इसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करेगी वो कितना है, 76,760 करोड़। तो बहुत आसान है, याद हो जाएगा, 76,760 करोड़ इतना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और बाकी का प्रोवाइड कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब ये इसी के अंतर्गत अमृत जो है, इसमें एक HRI डे नाम से स्कीम है। ये क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। ये जो योजना है, ये सब स्कीम है अमृत की, और ये क्या करती है, जो हमारी हेरिटेज साइट्स है उसको प्रिजर्व करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये भी इसी का पार्ट है। अब आते हैं इसी न्यूज़ के अगले स्लाइड पे। अमृत जो है वो फोकस करता है साथ ही साथ में जो पार्क्स वगैरह होते हैं उनको डेवलप करने में, एनर्जी एफिशिएंट LEDs होगा बेसिकली, ओ नहीं है, डीज है, LEDs, अर्बन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, तो इन सब पे भी काम करता है। अमृत इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है अमृत स्कीम का अभी तक। अब आते हैं, हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन की। सो स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, उसमें अभी के टाइम पे एट प्रेजेंट 7,188 प्रोजेक्ट्स, जिसकी कीमत 1.44 लाख करोड़ है, आर कंप्लीटेड। ये हो चुके हैं कंप्लीट, आउट ऑफ द टोटल 1.6 लाख करोड़। कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए 1.6 लाख करोड़ का बजट अलोकेट किया गया था। कितना, 1.6 लाख करोड़ का, और इसमें से 1.44 लाख करोड़ अभी तक सैंक्शन हो चुका है। और इस 1.44 लाख करोड़ में 7,188 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन डेडलाइन फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025, यानी कि अगले साल 2025 तक ये पूरा अमाउंट अलोकेट कर दिया जाएगा कंप्लीट एकदम। और फिर कंप्लीट करके कितना प्रोजेक्ट, 8,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इनको बनाना है, इनका एम है, जो कि 100 सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करेगा। वैसे में इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। सो रेडी रहना, अच्छे से याद कर लेना। सो सम ऑफ द कैटेगरीज इन स्मार्ट सिटीज मिशन, जो कि कुछ कुछ लाइक कैटेगरीज इसमें भी है जिसपे काम होता है, जैसे कि स्मार्ट रोड्स बनाना, साइकिल ट्रैक्स बनाना, सोलर या फिर LED स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का प्रावधान, पार्क्स, ई हेल्थ सेंटर एटसेट्रा। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है।
नाम याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर जी। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिनको हम मॉस्पी नाम से भी जानते हैं, और मॉस्पी की न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया। क्या नाम है? पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया, भूलना मत, ये मॉस्पी ने रिलीज की है स्कीम, रिपोर्ट सॉरी। और पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव, जनवरी से अप्रैल 2024, यानी कि लगभग 4 मंथ की रिपोर्ट है, ये डेटा है कंप्लीट। तो इसमें कहा गया है कि जो न्यू सब्सक्राइबर्स थे ईपीएफओ में, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिड्यूस हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4% से, जो कि है 10.9 मिलियन, इस पे आ चुके हैं। पहले कितना था? 11.49 मिलियन। तो 4% की जो इसमें रिडक्शन है वो हुई है, और वो रिड्यूस होके 10.9 मिलियन आया है। तो याद रखना 4% से रिड्यूस हुआ है न्यू सब्सक्राइबर बेस। अब इसी न्यूज़ का अगला स्लाइड देखते हैं। साथ ही साथ इसी रिपोर्ट में दो कैटेगरी और यहाँ पर बताई गई है। जो नेशनल पेंशन स्कीम है एनपीएस, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। उसमें रिड्यूस हुआ था, लेकिन इसमें इंक्रीज हुआ है। ओके, याद रखना एनपीएस में इंक्रीज हुआ है न्यू सब्सक्राइबर्स में। पहले 8.2 लाख थे फिस्कल ईयर 2023 में, लेकिन अब 9.3 लाख है। कहने का मतलब ये है 1.1 लाख इसमें एडिशन हुआ है एनपीएस में। ओके, सो इसके अलावा ईएसआईसी, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यहाँ भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन बहुत मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। सो पहले जो सब्सक्राइबर थे 2023 में वो 1.677 करोड़ थे, लेकिन अब वो रिड्यूस होके 1.676 करोड़ है। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट खैर होता नहीं है, बट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे के कि अकॉर्डिंग टू मॉस्पी किस किस में इंक्रीज या फिर रिड्यूस हुआ है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। सो बस एनपीएस में इंक्रीज हुआ है, बाकी ईपीएफओ और ईएसआईसी इन दोनों में रिड्यूस हुआ है, बस ये याद रखना। और ईपीएफ और एनएससी एनपीएस का डेटा याद कर लेना। ईएसआईसी का भी थोड़ा ध्यान रखना कि 1.676 है एट प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में। मॉस्पी के मिनिस्टर कौन है? राव इंदरजीत सिंह जी है, इनको भी याद रखिएगा। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस की न्यूज है, और जो हमारे जी किशन रेड्डी जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल। निर्माण बेसिकली होता है कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में। अब ये न्यूज क्या है देख लेते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, याद रखिएगा, कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी, नोबल इनिशिएटिव। एन और आई से है नोबल इनिशिएटिव, आर से है रिवॉर्डिंग, एम से मेंस, ए से है एस्पिरेंट्स, और एन से है नेशनल सिविल सर्विसेज। यानी कि नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज, यानी कि जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम होता है ना सिविल सर्विसेज, उसके रिगार्डिंग ये वेब पोर्टल है। और इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट कितने का, 1 लाख का प्रोवाइड किया जाएगा यूपीएससी कैंडिडेट्स को। खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात भी है कि वो बैंकिंग के लिए नहीं है। सो फॉर दोज हु क्वालिफाइड प्रीलिम्स, ओके, तो जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स होंगे वो जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे यूपीएससी एग्जाम का, और उनकी साथ ही साथ में जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ में वो या तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर फीमेल और थर्ड जेंडर, इन चारों में से किसी एक का होना चाहिए। तो एक कंडीशन है कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है उनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से एनुअली
रिड्यूस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और तीसरी SC ST फीमेल और थर्ड जेंडर इनमें से होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस ये निर्माण वेब पोर्टल के थ्रू 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। निर्माण वेब पोर्टल। अब आते हैं अगली कंडीशन पे। साथ ही में ये जो कंडीशंस थी, इनमें से जो भी मेंबर्स होंगे SC ST फीमेल या फिर थर्ड जेंडर के, वो परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए, जो कि 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट है किसके, कोल इंडिया लिमिटेड के। यानी कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसके जो 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इनमें से ही उनका परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन है, ये भी इसमें याद कर लेना। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी जी के अंतर्गत आती है। और कोल इंडिया लिमिटेड के जो CMD है, चेयरमैन NMD, वो कौन है, PM प्रसाद जी है, PM प्रसाद जी। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो ये हमारी लास्ट न्यूज है शायद। सो DGFT सिंप्लीफाइज, यानी कि आसान कर दिया गया है DGFT के द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम प्रोसीजर्स। अभी एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्कीम है, जिसके लिए जो प्रोसीजर्स है वो आसान कर दिए गए हैं। अब वो प्रोसीजर्स क्या है, क्यों किया है, वो देखते हैं। सो DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, इन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऐड करेंगे समथिंग जो भी मैंडेटरी होगा इन EPCG स्कीम, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जो कि इंप्रूव करेगा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को, और साथ में उनकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी उसको भी रिड्यूस करेगा, उनके लिए आसान करेगा। EPCG स्कीम जो है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1 अप्रैल 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये क्या करती है, ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, जो कि क्या करते हैं, टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से जो गुड्स होते हैं उनको मंगवाना होता है एट अ कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। और ऐसे में इनको कस्टम ड्यूटी पे कम से कम पैसा देना होता है, और कभी कभार तो फ्री में भी हो जाता है। सो DGFT इज द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो इसको सुपरवाइज करता है, एडमिनिस्टर करता है इस स्कीम को। किस स्कीम को, EPCG स्कीम को। और ये जो स्कीम है वो कौन गवर्न करता है, FTP, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत आती है ये। ओके, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। एक्सपोर्ट्स नाउ अलाउड टू सबमिट एक्सपोर्टर्स, ओके ठीक है। सो जो एक्सपोर्टर्स है वो अलाउ किए गए हैं कि वो सबमिट कर सकते हैं ICs, यानी कि इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स फॉर इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इम्पोर्ट। जब आप कोई भी सामान फॉरेन कंट्री से मंगवाते हो और उसका जब आप कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लेते हो इम्पोर्टेड गुड्स का, तो 3 साल के अंतर्गत आपको इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा DGFT को, जो कि पहले 6 महीने का था। ठीक है, कितने का था, 6 महीने का था। अलाउड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और इसी जो मॉडिफिकेशन की गई है इसके अंदर EPCG स्कीम में, इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अलाउ कर दिया गया है टू एक्सटेंड द पीरियड, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, जिसमें ये हर साल 10,000 रुपए की फीस लेंगे, किससे, एक्सपोर्टर से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये टाइपिंग वाले भी पता नहीं क्या करते हैं भैया। तो ये एक्सपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर्स। ओके ओके, सो आते हैं अब अगली न्यूज पे। इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन एक्सटेंशन। अब एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन, कुछ कुछ ओब्लिगेशंस है जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उसके लिए एक्सटेंशन किया गया। यानी कि जो एक्सपोर्टर है नीड्स टू एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर EPCG स्कीम। देखो, अगर कोई कंपनी है, मान लेते हैं राइट अप्रोच है, ओके, तो राइट अप्रोच ने चाइना से कुछ मंगवाया एज एन एग्जांपल, इक्विपमेंट्स वगैरह। तो जब वो इक्विपमेंट्स आए, इसको इंपोर्ट किया गया,
राइट अप्रोच के द्वारा, इंडिया के द्वारा। फिर इसको पूरा फिनिश करके, इसको पूरा जोड़ करके फिर वो एक्सपोर्ट कर दिया गया कहाँ पर, अमेरिका में। ये वाली बेसिकली कंडीशन है। तो इसमें लिखा हुआ है द एक्सपोर्टर नीड्स टू एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स, जो कि हमने यहाँ पर सेंड कर दिया गया था, मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर एपीसीजी स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट विद द कंपोजिशन फी, विद द कंपोजिशन फी सॉरी। तो इसमें क्या रहेगा, 30,000 फॉर ईपीसीजी इशूड फॉर अप टू 2 करोड़ रुपए। यानी कि जब हम ये जो फिनिश्ड गुड्स होंगे, अगर हम दूसरी कंट्री में भेजेंगे और उसकी जो वैल्यूएशन है अगर वो 2 करोड़ रुपए तक की रही, तो हमको 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर उसकी कीमत 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, तो हमको 60,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि फिक्स है। और अगर उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर है, तो हमको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। समझ में आई ये बात? बस इतना सा था इस न्यूज के अंदर, खत्म हो चुकी है। और 2-3 पॉइंट इसके एक्स्ट्रा होंगे तो वो हम नोट्स पीडीएफ में डाल देंगे, आप समझ जाओगे आराम से। तो बस इसमें समझने वाली यही चीजें थी कि कौन सी स्कीम है, कौन इसको सुपरवाइज करेगा, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये क्या करेगा, कितना टाइम दिया गया है किसके लिए, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट्स के लिए 3 साल का। पहले कितना था, 6 मंथ का था पहले, अब चेंज कर दिया गया है। और कितना फीस है पर ईयर का, 10,000 है। बस ये सब इसमें इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारी न्यूज़ खत्म हो चुकी है जुलाई नेशनल पार्ट सेकंड की। अब कल जुलाई नेशनल पार्ट थर्ड आएगा। उसके बाद फिर हम आगे के लेक्चर फिनिश करेंगे जल्दी ही, और आपको मंथली पीडीएफ भी सेंड करेंगे जुलाई और अगस्त दोनों की। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्यूचर ऑफिसर्स मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।